हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखना है आपको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पे। तो ये आज का जो लेक्चर है ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एकेडमिक में बीए और एमए में अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल लेक्चर है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्स हैं जैसे एलटी ग्रेड, जीडीसी, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कई एग्जाम्स ऐसे हैं, केवीएस, एनवीएस, जिसमें प्रेस्क्राइब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिटेन की तैयारी करनी है। तो अगर आपके में विलियम गोल्डिंग या लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज प्रेस्क्राइब्ड है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स जो एग्जाम में आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए, और कुछ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, और उसके अलावा सिंबोलिज्म। ये एक एलेगरी है और ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पता होगी कि एलेगरी क्या होती, क्या फीचर्स होते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलेगरी भी डिस्कस किया है। एलेगरी का मेजर जो मीनिंग होता है, व्हेन देयर इज अ kind of message given by the writer in the text, and there are two kinds of meaning, one is surface level meaning and one is deeper level of meaning. ओके दो तरह की मीनिंग होती है और यूजुअली ये पॉलिटिकल पर्पज से लिखा जाता है, या कई बार रिलीजियस एलेगरी भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्क, और इसका ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1954। तो अगर आपको कुछ शॉर्ट वाले जो लेक्चर्स चाहिए, लाइक शॉर्ट नोट्स टाइप के, तो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पे, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कुछ पॉइंट्स। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पब्लिश्ड इन द ईयर 1954 एंड दिस इज एलेगोरिकल नॉवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे कीवर्ड्स आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ये सारे कीवर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इनहेरेंट इविल इन ह्यूमन नेचर। यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो ह्यूमन है वो ऑलरेडी इविल होता ही है, लाइक इविलनेस उसके नेचर में ही होती है, लेकिन जो इविल है वो कब कब सामने आती, कब अपरेंट आती? व्हेन देयर इज नो कंट्रोल। ठीक है, तो इस नॉवेल की जो थीम है वो सिविलाइजेशन वर्सेस सैवेजरी भी है, आपको ध्यान रखनी है। सिविलाइजेशन हम देखते हैं रॉल्फ के कैरेक्टर में और सैवेजरी देखते हैं जैक के कैरेक्टर में। ठीक है, बीस्ट इनर इविल है। ये यहाँ पे दिखाया जाता है कि सभी बच्चों को एक डर होता है कि कोई बीस्ट है जो उन पे अटैक कर देगा, लेकिन साइमन जब देखता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम दिया गया है, जैक ने एक शिकार किया एक पिग का, और उसका जो हेड है उसको उसने एक डंडे पे, सपोजिटली डंडा है और उसके ऊपर ऐसे उसने टांग दिया है हेड को, और उसको क्या नाम दिया है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसका जिसका मतलब होता है बिल्जेबब। बिल्जेबब कौन था? सैटर्न का राइट हैंड। ठीक है, मतलब सैटर्न के जो साथ में थे, ठीक है, उनके बाद के जो नंबर जिनका आता है उनको बिल्जेबब बोलते हैं, और बिल्जेबब इविल का सिंबल है। तो ऐसा माना जाता है कि इविल कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही है। रॉल्फ सिविलाइजेशन का, जैक सेविजरी का सिंबल है। पिगी किसका सिंबल है? पिगी है रीजन एंड साइंस का, रैशनैलिटी का सिंबल। साइमन स्पिरिचुअल ट्रुथ का, साइमन को अक्सर क्राइस्ट फिगर भी बोला गया है, ये आपको याद रखना है। कॉन्च है डेमोक्रेसी का, कॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। कॉन्च इज अ सिंबल ऑफ द लीडरशिप ऑल्सो। ठीक है, जिसके हाथ में भी कॉन्च होता है वो व्यक्ति अपनी बातों को सामने रख सकता है। गोल्डिंग का व्यू यहाँ पे हमें पेसिमिस्टिक थोड़ा दिखता है, क्योंकि लास्ट तक आते आते आप देखते हैं कि जो रॉल्फ है उन पे सभी बच्चे अटैक कर रहे हैं, जैक रोजर सब अटैक कर रहे हैं, रॉल्फ भाग रहे हैं, और जंगल में आग लग जाती है। जैक आग लगा देता है जिससे रॉल्फ बच ना पाए, और लास्ट तक आते आते रॉल्फ की कंडीशन बहुत ज्यादा रोने जैसी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नॉवेल है ये, और इस पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं मूवीज जैसे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसकी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस कोट है, द थिंग इज फियर कांट हर्ट यू एनी मोर देन अ ड्रीम। ठीक है, फियर कांट हर्ट यू एनी मोर देन अ ड्रीम। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब टाइटल डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से अगर इस नॉवेल से मैं क्वेश्चन देखूं तो मैंने टाइटल के ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, एलिगोरिकल नॉवेल के ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, और उसके अलावा सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम या सिंबलिज्म। तो देखिए अगर आप दो तीन क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज करके आप आंसर लिख सकते हैं।
दूसरी चीज कि आप में से बहुत लोग परेशान है कि आंसर लिखा कैसे जाए, तो आंसर लिखने के लिए मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि जैसे आप में से कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा है तो मैं सबसे पहला स्टेप जो आपको बताऊंगी वो ये है कि आपको मैं जितने भी आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिखना शुरू करिए, देख के ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मन से लिखिए, पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपको नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज रही हूँ, जो बच्चे जुड़े हैं वो उन्हें पता है, और जो नहीं जुड़े वो जुड़ भी सकते हैं, तो बहुत सारा ऑलरेडी मैंने नोट्स उसमें शेयर किया है। तो आप ना देख देख के अपने नोट्स बनाइए, और आपको हमेशा ब्लैंक पेज वाली कॉपी में लिखना है, लाइन वाली कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम में ब्लैंक कॉपी ही मिलेगी, ब्लैंक पेज वाली। तो आप उसमें लिखते जाइए, तो क्या होगा, आप हफ्ते भर बस लिख लीजिए, एक एक हफ्ता, 1 वीक, तो आपको क्या है, लिखना थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। जैसे पहले तो आप देख के ही लिखेंगे ना, ऐसे ऑटोमेटिक कैसे लिखने लगेंगे, पहले आप देख के लिखिए और उसके बाद फिर अपने से ट्राई करिए लिखने का। और लिखने में शुरू में छोटा छोटा ही आंसर लिखिए, 1 पेज का आंसर लिखिए, या 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ऐसे अगर आप बहुत परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और दूसरों से कंपेयर करना आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग की ये आदत आपके लिए अच्छी नहीं है, जब आप दूसरों को अपने से आगे होता देखते हैं और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, हम नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। इन चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। दूसरी चीज, जब भी आप कोई वर्क पढ़ेंगे, 1 वर्क या 2 वर्क आपको डेली पढ़ना है राइटिंग के लिए, जब भी आप कोई वर्क पढ़े तो उसकी आप मेजर डिटेल्स को ध्यान में रखिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को एक ही आंसर में लिख देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मेजर पॉइंट जो आपको नहीं स्किप करना चाहिए, उसको लिए आप अपने नोट्स बनाइए, या आपने पहले शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो ईयर आपको याद रखना है, टाइप ऑफ वर्क याद रखना है, मेजर थीम, सिंबोलिज्म, मेजर कोट्स, कोटेशन में 2 कोटेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ राइटर है जिनकी क्रिटिसिज्म से भी रिलेटेड आपको कोटेशन याद होगी, जैसे शेक्सपियर हो गए, या इसके अलावा फ्रांसिस बेकन हो गए ना, तो कुछ ऐसे राइटर है जिनकी आपको क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कोटेशन याद है, तो उसके आप नोट्स बनाते जाइए, जिससे जब आप आंसर लिखने बैठे या आप एग्जाम के लिए जब लास्ट टाइम रिविजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, तो आपको डिस्कस करना है, ठीक है। विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 इज अ डीपली सिंबॉलिक नॉवल। ये नॉवल जो है विलियम गोल्डिंग का, ये एक बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक नॉवल है, एंड इट्स टाइटल होल्ड प्रोफाउंड थीमेटिक एंड मॉरल सिग्निफिकेंस, और इसका जो टाइटल है वो थीमेटिक एंड मॉरल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, ठीक है। द फ्रेज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फ्रेज क्या है, इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बिल्जेबब। बिल्जेबब का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ बिब्लिकल नेम, बिल्जेबब क्या है, अ बिब्लिकल नेम है फॉर द डेविल, इमीडिएटली सजेस्टिंग द नॉवेल सेंट्रल कंसर्न विद इविल एंड मॉरल करप्शन। तो जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, बिब्लिकल नेम है डेविल का, इसी से समझ में आ रहा है कि ये नॉवेल सजेस्ट करता है कि नॉवेल की जो सेंट्रल थीम है या जो सेंट्रल कंसर्न है वो इविल एंड मॉरल करप्शन है। तो अब देखिए, आपने टू द पॉइंट स्टार्टिंग करी है ना, यहीं से हमारा जो आंसर है टू द पॉइंट होना शुरू हो गया। और अगर आप इस तरीके की इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो बहुत ही कैप्टिवेटिंग होगा, टू द पॉइंट होगा, उसमें फैक्ट्स होंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्क्स सिक्योर करने के लिए, ठीक है। In the narrative, the title refers directly to the severed pig head mounted on a stick by Jack's hunter as an offering to the beast। तो मैंने आपको बताया था कि जैक ने जो शिकार किया था उसका हेड उसने एक स्टिक पे ऐसे रख दिया था, ठीक है। और बीस्ट को, जो बीस्ट से सभी बच्चे डरते थे कि कोई बीस्ट है जो उनको मार देगा या उनको नुकसान पहुंचाएगा, उस बीस्ट को ऑफरिंग के रूप में दिया था जैक के हंटर्स ने, ठीक है। जैक का ग्रुप जैसे हंटर ग्रुप बोला जाता है, तो ये टाइटल उसी पिग के हेड को रेफर कर रहा है। और इस पिग के हेड के चारों तरफ बहुत सारी मक्खी थी, बहुत सारी फ्लाइज थी, ठीक है। तो ये इसीलिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम दिया है। सराउंडेड बाय द फ्लाइज द रॉटिंग हेड मतलब जो सड़ रहा था हेड, ठीक है। तो क्योंकि अब जैसे शिकार कई दिनों तक अगर ऐसे रहेगा कच्चा तो सड़ेगा ही, है ना, कच्चा या पका कैसा भी, तो वो सड़ रहा था ब्लड वगैरह के कारण। Surrounded by the flies, the rotted head becomes a powerful a visual symbol of decay, savagery and the triumph of brute instinct। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये जो रॉटेड हेड है ये बन जाता है, सराउंडेड बाय द फ्लाइज, जो फ्लाइज से सराउंडेड था, घिरा हुआ था, वो बन जाता है, क्या बन जाता है, सिंबल बन जाता है डीके का, ठीक है, सैवेजरी का,
सैवेजरी आप समझ रहे हैं ना, जैसे सैवेजरी मतलब कि आप कह सकते हैं जो इंसान के अंदर जो एक बुराई है उसकी बात हो रही थी, उसकी बात हो रही है। और एंड द ट्रायम्फ ऑफ ब्रूट इंस्टिंक्ट, ब्रूट क्या होता है, ब्रूट मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू सैवेजरी ओनली, ठीक है। ब्रूट हम कह सकते हैं क्रूएल, क्रूएल इंस्टिंक्ट। तो इंसान के अंदर जो क्रूएल इंस्टिंक्ट होती है, जैसे जो हमारे कुछ आप कह सकते हैं इमोशंस होते हैं, जैसे एंगर हो गया, जिलसी हो गया, है ना, जुलसी हो गया, या वायलेंस हो गया, ये सब क्या है, हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं जिन्हें हम सप्रेस करके रखते हैं, है ना, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है। अगर हम अपने निगेटिव इमोशंस को काबू में नहीं रखेंगे तो हम फिर सैवेज हो जाएंगे। तो ये उसका ट्रायम्फ दिखाता है, उसकी जीत दिखाता है। दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मेयरली ग्रोटेस्क, ये ऑब्जेक्ट, ये जो पिग का जो हेड है, ये केवल ग्रोटेस्क ही नहीं, ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है, दैट इज रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड, ठीक है। कोई भयावह अगर कोई चीज होती है देखने में बहुत भद्दा या बहुत ही विकृत तरीका होता है ना, जिसे देख के बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग आ जाए आपको, डर या एकदम मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ जाए, उसे बोलते हैं ग्रोटेस्क, ठीक है। डिस्टॉर्टेड एंड अननेचुरल इन शेप, या इसके लिए एक और वर्ड बहुत भी होता है, बिजारे, ठीक है, बिजारे और डिस्टॉर्टेड, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द एम्बॉडीमेंट ऑफ इविल दैट डोमिनेट्स द आइलैंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो पिग का हेड है, ये कोई मेयरली सिर्फ ग्रॉटेस के भयावह कोई इमेज ही नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एम्बॉडीमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, किस चीज का, इविल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट डोमिनेट्स द आइलैंड, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे करना है। The full symbolic meaning of the title is revealed during Simon's hallucinatory encounter। अब देखिए, ट्रू जो फुल सिंबॉलिक मीनिंग है टाइटल का, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो बिल्जेबब जो इविल है, इसकी मीनिंग तब रिवील होती है जब साइमन का हेलुसिनेटरी एनकाउंटर होता है विद द पिग्स हेड। हेलुसिनेटरी क्या होता है, मतलब आपको चीजें दिख रही हैं बट वो है नहीं, एनकाउंटर मतलब सामना, ठीक है। तो साइमन का सामना होता है, हेलुसिनेटरी सामना होता है विद द पिग्स हेड, और वो पिग के हेड को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो पिग का हेड है उससे कुछ बोल रहा है, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज स्पीक्स टू साइमन एंड एक्सपोजेस द सेंट्रल ट्रूथ ऑफ द नॉवेल। तो ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, ये जो पिग का जो हेड था जिसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम दिया गया था, वो साइमन से बात करता है और इस नॉवेल का सेंट्रल ट्रूथ जो है वो एक्सपोज करता है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है और आप याद रखिए इन लाइन्स को। फैंसी थिंकिंग द बीस्ट वॉज समथिंग यू कुड हंट एंड किल। वो कहता है कि फैंसी, आप लोग माइंड में कहीं ना कहीं इस चीज की फैंसी है, क्या चीज की फैंसी की, बीस्ट, कोई बीस्ट है जिसे आप हंट कर सकते हैं, जिसे आप किल कर सकते हैं। इट फर्दर डिक्लेयर, और ये बाद में फिर डिक्लेयर करता है और भी आगे बात ऐड करता है, क्या बोलता है, आई एम पार्ट ऑफ यू, आई एम द रीजन वाई इट्स नो गो। मैं तुम्ही सबका पार्ट हूं, मैं कहीं इविल, मैं कोई बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे सबके अंदर हूं। आई एम द रीजन, और यही रीजन है वाई इट्स नो गो, कि ये नहीं जा सकता, ठीक है, ये नहीं खत्म हो सकता। थ्रू दिस एनकाउंटर गोल्डिंग क्लैरिफाइज दैट बीस्ट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। और इस एनकाउंटर के माध्यम से गोल्डिंग क्लैरिफाई करते हैं, क्या क्लैरिफाई करते हैं, कि बीस्ट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, इनेट इविल है। इनेट क्या होता है, इनबॉर्न, इनहेरेंट, ठीक है, जो इंसान के अंदर ही हो, प्रेजेंट विद इन एवरी ह्यूमन बींग। ये जो इविल है वो हर इंसान के अंदर है। द टाइटल दस रिफ्लेक्ट्स गोल्डिंग रिजेक्शन ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ। और इस तरह से ये टाइटल जो है वो गोल्डिंग का ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ को रिजेक्ट करता है, ठीक है। इन नेचुरल ह्यूमन गुडनेस एसोसिएटेड विद थिंकर्स लाइक रूसो। किस चीज में ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ, की ह्यूमन के अंदर नेचुरल गुडनेस होती है, जैसे कि रूसो ने इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। द टाइटल ऑल्सो री इन्फोर्सेज द नॉवेल्स एलिगोरिकल नेचर। ये टाइटल नॉवेल के एलिगोरिकल नेचर को भी री इन्फोर्स करता है। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सिंबलाइजेस द डार्क इम्पल्सेस, फियर, वायलेंस, लस्ट फॉर पावर। तो ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ये सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है, डार्क इम्पल्सेस। इम्पल्सेस वही मैंने आपको बताया, इम्पल्स क्या होता है, जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, जैसे फियर, वायलेंस, लस्ट फॉर पावर, इस सब को भी सिंबलाइज करता है। और ये कब एमर्ज होती है, ये सारे इम्पल्सेस तब एमर्ज होती हैं व्हेन द रिस्ट्रेन्स ऑफ सिविलाइजेशन कोलैप्स। रिस्ट्रेन क्या होता है, जो कंट्रोल आप कह सकते हैं,
ठीक है, या कंट्रोलिंग थिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जब सिविलाइजेशन को जो चीजें बनाती हैं, मतलब ऐसी चीजें जिसकी वजह से सिविलाइजेशन बनी हुई है, जो सैवेजरी को कंट्रोल कर रहा है, जब वो कोलैप्स हो जाती तो ये सारी जो भी निगेटिविटी है, डार्क इम्पल्सेस है, फियर, वायलेंस, लस्ट फॉर पावर, ये सब उभर के आती हैं। द बॉयज ग्रेजुअल डिसेंट इनटू सैवेजरी, जैसे हमने बॉयज का देखा धीरे धीरे कैसे उनका पतन हो रहा है सैवेजरी में। ठीक है, कल्मिनेटिंग इन द मर्डर्स ऑफ साइमन एंड पिगन, और हमने क्या देखा कि धीरे धीरे ये क्लाइमेक्स पे जब आता है तो मर्डर होता है साइमन का। साइमन का मर्डर कैसे होता है, साइमन आ रहा होता है भागते हुए और सभी बच्चों को लगता है कि ये बीस्ट है और उसको किल कर देते हैं सब लोग, है ना। पिगी का कैसे होता है, पिगी का जैक के साथ जो एक लड़का था रॉजर जिसका नाम था, वो एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिरा देता है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि बच्चे अब टोटल सैवेज हो चुके हैं। सो इट डिमॉन्स्ट्रेट द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द इनर इज दिस इनर इविल, और ये जो जितनी भी घटनाएं होती हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट, ये दिखाती हैं कि इनर इविल का कैसे डोमिनेंस बढ़ रहा था धीरे धीरे। ठीक है, बढ़ता हुआ डोमिनेंस दिखाया गया इस नॉवेल में। फर्दरमोर द आयरनी ऑफ द टाइटल बिकम्स एविडेंट इन द नॉवेल्स कंक्लूजन, और फर्दरमोर इसके आगे जो टाइटल की आयरनी है वो भी इस नॉवेल के कंक्लूजन में एविडेंट, स्पष्ट दिखती है। वाइल द बॉयज आर रेस्क्यूड द एडल्ट वर्ल्ड इटसेल्फ इज एंगेज्ड इन डिस्ट्रक्टिव वॉर। यहाँ देखते हैं हम कि जब बॉयज को रेस्क्यूड किया जाता है, वो जो एडल्ट बर्ड है, जैसे जो जिसने इसको रेस्क्यू किया था वो खुद भी वॉर का एक पार्ट था। ठीक है, तो ये एडल्ट बर्ड जो है वो खुद ही एक डिस्ट्रक्टिव वॉर में एंगेज है, मतलब ऑलरेडी वो इविल में एंगेज है। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये जो घटना है, दिस सजेस्ट दैट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज गवर्न्स नॉट ओनली द आइलैंड, कि जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, जो इविल है, ये केवल आइलैंड को ही गवर्न नहीं करती बल्कि द लार्जर ह्यूमन वर्ल्ड को भी गवर्न करती है। In conclusion, the title Lord of the Flies is profoundly appropriate and thematically central. Conclusion में the title Lord of the Flies profoundly appropriate है and thematically central है। It encapsulate, ये encapsulate करती, encapsulate बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, encapsulate मतलब होता है express the essential features of something। ठीक है, ये आप कह सकते हैं समराइज करना। तो गोल्डिंग्स ब्लीक विजन ऑफ ह्यूमन नेचर, सो दिस एंडिंग हम कह सकते हैं, दिस कंक्लूजन ऑल्सो सिम्बलाइजेस गोल्डिंग्स ब्लीक विजन ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड दिस टाइटल ऑल्सो emphasizing that evil is inherent in man। तो ये टाइटल क्या सजेस्ट करता है कि evil inherent है मैन में and civilization merely suppresses, और इस evil को civilization केवल suppress करती, merely मतलब only। The title thus serves as a grim reminder of the darkness that lies as the heart of humanity। तो इस तरह ये टाइटल एक ग्रिम रिमाइंडर, ग्रिम मतलब सीरियस रिमाइंडर है उस डार्कनेस का दैट लाइज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि मानव समाज के अंदर या मानवता के अंदर ऑलरेडी निहित है, ऑलरेडी आप कह सकते हैं प्रेजेंट है। तो ये टाइटल उस डार्कनेस का एक सीरियस रिमाइंडर है। ओके, सो दिस वाज द आंसर एंड आई होप दैट आपको ये समझ में आया कि आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। ये आंसर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम की, तो वर्ड लिमिट हर एग्जाम में अलग अलग है। तो आपके एग्जाम में जितनी वर्ड लिमिट है आपको उस हिसाब से आंसर को बनाना है। जैसे अगर किसी का एग्जाम में 200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है तो आपको 2 पेज लिखना है। 5 पैराग्राफ आप बना सकते हैं अगर पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन और उसके बाद मेन बॉडी में 3 पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जिसमें होता है बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप हेडिंग वाइज करेंगे तो भी आपको हेडिंग वाइज आप बना सकते हैं, मेन पॉइंट्स को आप हेडिंग वाइज बनाइए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग कोटेशन को हमेशा लाइन चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, सेम लाइन में नहीं लिखना है। कोटेशन मार्क स्टार्टिंग में लगाना है और जब क्लोज करेंगे तब भी आपको लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। और उसके बाद आप कोटेशन को जब भी लिखें ब्लैक पेन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे, पंक्चुएशन एंड सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं से मार्क्स आपके कटते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द रियल बीस्ट इज विद इन मैन, डिस्कस द रेफरेंस टू द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो ये क्या है, सिम्बोलिज्म है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए आई थिंक आपको ये आंसर समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।